की बुक सब लोग निकालो जल्दी से। सब बच्चे साइंस की बुक निकालो बेटा। गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, सिट डाउन। पिछले पाठ में हम लोगों ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में जानकारी ली थी। हम थोड़ा पिछला दोहरा लें कि हमने कौन कौन से वैकल्पिक स्रोत पढ़े थे और बाकी अभी आज हमें और कौन से पढ़ने। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, इसमें सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत कौन सा था? कौन सा था? दूसरा गतिमान, तीसरा जल, चौथा पांचवा बायोमास, बायोगैस, और छठा नाभिकीय ऊर्जा। हम इन तीनों ऊर्जाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ले चुके हैं। सौर ऊर्जा, गतिमान वायु और जल, इन तीनों के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। अब जो आज हमको पढ़ना है, नहीं, हमने केवल सौर ऊर्जा और गतिमान वायु पढ़ा है, अभी हमने जल के बारे में नहीं पढ़ा है। तो आज जो हम समझेंगे वो जल एक ऊर्जा का स्रोत कैसे हो सकता है। क्या जल एक ऊर्जा का स्रोत है? जल के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? फिर बाकी जनरल उपयोग बताइए। पीने में और हमारे जीवन की हर प्रक्रिया में, खाना पीना, कपड़े धोना, सफाई करना, सब में जल एक उपयोगी है। लेकिन आप सोच नहीं सकते हो कि इसी जल से हम लोग विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हमारे देश में बहुत सारी विद्युत केवल जल से ही उत्पन्न होती है। इसकी आज कार्य विधि हम लोग पढ़ेंगे। क्या किसी को ऐसे पावर प्लांट का नाम याद है जहां पर विद्युत उत्पन्न की जाती है जल से? हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हमने भूगोल में ये पढ़ा है कि पावर प्लांट होते हैं, बिजली घर या बांध बनाकर। बांधों का पढ़ा है? मल्टीपर्पज परियोजनाएं नहीं पढ़ी है, बहुउद्देश्य परियोजनाएं। अब है शायद इस बार 8th में पढ़ोगे आप लोग कि बांध बनाकर। बांध क्या होता है? अच्छा, नाम से क्या मतलब? बांध, किसी चीज को। तो ये बताइए क्या पानी को बांध सकते हैं? पानी को रोकते हैं, उसी को कहा जाता है। और किससे रोकते हैं? देखिए, जब बाढ़ आ जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, मिट्टी के बोरे होते हैं ना, उनको भर भर के प्लास्टिक में वो लगा देते हैं, यहाँ कोई ऐसी कुछ चीज रख देते हैं जिससे कि पानी का बहाव वहीं तक रुक जाए। लेकिन क्या ये हमेशा कर सकते हैं? नहीं। तो जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, जैसे पंजाब में बाखड़ा नंगल, ये एक बहुत, नंगल एक नदी, बहुत बड़ी नदी है। उसमें क्योंकि पंजाब 5 नदियों का प्रदेश है, इसीलिए इसका नाम पड़ा पंजाब। 5 होता है 5, आब होता है पानी, आब होता है पानी और पंज होता है 5। 5 नदियां वहां पे बहुत बड़ी बड़ी बहती हैं, इसीलिए उसका नाम पंजाब है। तो वहां पे एक विद्युत परियोजना का नाम है बाखड़ा नांगल। क्या नाम है?
और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? जल। बाखड़ा, ऐसे ही एक और है दामोदर, हीराकुंड, ये सब बड़ी बड़ी नदियों की परियोजनाओं के नाम है जहां पर बिजली उत्पन्न की जाती है। तो बाखड़ा नांगल डैम पे क्या होता है कि वहां पर जितना भी पानी बहकर आता है, अगर उसको ना रोकें तो पंजाब में बाढ़ आ जाएगी। इतना ज्यादा पानी, वहां पे इतनी ज्यादा वर्षा है, वहां इतना ज्यादा पानी। तो उन लोगों ने क्या किया, बाखड़ा नांगल डैम पर एक बांध बनाया। क्या बनाया? बांध ऐसे बनाया जाता है कि जैसे यह नदी बह रही है, इसका फ्लो यहां तक है और यही पास में शहर है या गांव है, तो वहां पानी चला जाएगा। तो क्या किया जाता है, यहां पर एक दीवार बना दी जाती है। क्या की जाती है? और इस दीवार में जगह जगह छेद भी रखे जाते हैं, दरवाजे भी रखे जाते हैं कि जब बहुत ज्यादा पानी आ जाता है तो उस बांध को खोला जाता है थोड़ा थोड़ा करके कि वो पानी निकलता रहे। और लेकिन अचानक नहीं करते, नहीं तो फिर गांव डूब जाएंगे। गांव वालों को पता होता है कि आज बांध का पानी या नहर का पानी खोला जाएगा। तब जब ये बांध बनाया जाता है तो यहाँ एक दीवार बनाई जाती है जिससे कि पानी इसके इस पार नहीं जा सकता। इससे एक तो फायदा हुआ, बाढ़ नहीं आई। दूसरा, हम लोगों ने इसका क्या फायदा उठाया कि इस बांध के पानी को ऊंचाई से नीचे गिराया। ऊंचाई से क्या किया? नीचे गिराया। जैसे हम पानी की धार ऊपर से फेंकें तो अगर नीचे कोई पहिया लगा हो तो वो चलने लगेगा ना। कोई चीज पानी की धार, जैसे आप नीचे कुछ खिलौना रख दो, गेंद रख दो या पहिया रख दो और ऊपर से पाइप से जोर से उससे पानी फेंको छत पे, तो नीचे देखोगे तो पहिया चलने लगता है या वो चीज हिलने लगती है, मतलब उसमें शक्ति होती है। तो वो लोग इतनी तेजी से ऊपर से पानी फेंकते हैं कि जहां पर बिजली बनाने का संयंत्र लगा होता है उस संयंत्र का नाम होता है जल विद्युत संयंत्र। क्या कहते हैं उसको? जल विद्युत संयंत्र। जब उसमें लगा होता है तब उसमें नीचे एक टरबाइन बना होता है, ऐसे एक कांटेदार पहिया होता है जिसको कहते हैं टरबाइन। क्या कहते हैं? टरबाइन। अब उसमें इस तरह से व्यवस्था की जाती है कि जो पानी गिर रहा है, जो पानी ऊपर से फेंका जा रहा है, वो सीधा इसके ऊपर आकर गिरता है और ये पहिया गति से घूमने लगता है। और जब पहिया, ये टरबाइन घूमने लगती है, ये पहिया ऐसे भी हो सकता है, ऐसे इसके दांत में, ये ऐसे पहिया है, इसका नाम टरबाइन है। जब इसके ऊपर पानी गिरेगा तो ये खूब तेजी से घूमने लगता है और बिजली उत्पन्न होती है। और जो बिजली उत्पन्न होती है वो वहां पे पावर प्लांट में स्टोर कर ली जाती है, जमा कर ली जाती है। विद्युत संयंत्र में जब बिजली उत्पन्न हुई, जो उसको पावर स्टेशन कहते हैं ना, पावर स्टेशन या पावर हाउस। पावर हाउस का नाम सुना है? जैसे बिजली की पानी की टंकी है, उसमें पानी इकट्ठा होता है, ऐसे पावर हाउस में बिजली होती है। वहां बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और इन ट्रांसफार्मर में बिजली, जो अपने यहाँ नहीं लगा हुआ है, अपने स्कूल के अंदर भी एक लगा हुआ है ना, बहुत बड़ा सा बॉक्स जैसा, उसके अंदर बिजली होती है और फिर तारों के द्वारा वो बिजली हर घर में, पावर हाउस से पहले ट्रांसफार्मर में आती है, ट्रांसफार्मर से फिर हम लोगों के घरों तक आती है और इस तरह से बिजली उत्पन्न की जाती है। पंजाब में जो बाखड़ा नांगल डैम है, जो बांध बना है, इससे केवल बिजली ही उत्पन्न नहीं की जा रही है, इससे एक और भी काम लिया जा रहा है। बताइए क्या? जरा सोचिए, जब पानी ऊपर से गिरा और उसने पहिया चला दिया, टरबाइन चला दिया, बिजली उत्पन्न हो गई, तो वो पानी तो बेकार ही है ना। खेतों की सिंचाई में वो पानी नहर बना के उनके खेतों तक पहुंचा देते हैं। आपको मालूम है ना, हमारे देश में एक ऐसा भी प्रदेश है जहां पर पानी की बहुत कमी है। कौन सा है वो?
राजस्थान। गंगानगर जो है पंजाब के बहुत पास पड़ता है, लेकिन पहले गंगानगर में सूखा पड़ता था, तो उन लोगों ने एक इंदिरा नहर या राजस्थान नहर करके ये वाला पानी जो बांधों से निकलता है, पंजाब के पास तो वैसे ही पानी की कमी नहीं है, तो उन्होंने नहर बनाकर वो पानी राजस्थान के गांवों तक पहुंचाया। तो इससे हमारे दो काम हो गए, बिजली भी बन गई और राजस्थान को पानी भी मिल गया। अब राजस्थान भी हरा भरा हो गया। अच्छा, अब जो बिजली बनाने का चित्र है, कल मैंने आप लोगों से कहा था ना कि इसको बनाएंगे। ये देखो, इसमें छोटा सा है, लेकिन मैंने पूरा बता दिया है कि कैसे वो दीवार बनाई जाती है और फिर वो कैसे पानी को ऊपर से फेंका जाता है। ये छोटा सा चित्र है, यहाँ पर आप अपनी अपनी किताबों में इसको अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे पानी को रोका गया, नीचे गिराया गया, ये वाला चित्र है, और कैसे वो टरबाइन, ये वाला पहिया अलग से दिख रहा है, ये घूमा और बिजली उत्पन्न हुई। और इसमें जब कभी कभी क्या होता है ना, आप लोगों ने बाढ़ आना भी तो सुना है ना, और ये दीवार जो होती है सीधी नहीं बनती है, इसको हम लोग स्लोप पे भी बनाते हैं, ऐसे टेढ़ा भी बनाते हैं। ऐसे आपने बांध बने हुए देखे ना, ऐसे पहाड़ के जैसे टेढ़े बनते हैं ना, जिससे कि ऊंचाई में वो धीरे धीरे करके पानी की लेवल बढ़ती जाती है। कभी कभी बांध टूट भी जाते हैं। आपने सुना है बांध टूट गया? अभी अपने गोमती नगर में बाढ़ आई थी, तो बांध बांधे गए थे ना फिर से, कि वो बांध टूट रहे थे। तो उसमें क्या होता है, जो ये दीवार बनती है उसके इस तरफ पानी इतना ज्यादा आ जाता है कि वो उसको झेल नहीं पाता, कि वो उसको रोक नहीं पाता, और बांध के ऊपर से पानी बहना शुरू होता है, तो बांध धीरे धीरे टूटने लगता है या उसमें छेद हो जाता है। आंटी बांध बनते कैसे? आंटी पानी आता जाता नहीं, नीचे उसकी नींव पक्की की जाती है ना। अब तो तुम ऐसे सोचो, ये गोमती नगर ब्रिज है, यहाँ पे इतनी पुल बने हैं, बने कि नहीं? तो हम लोग तो गाड़ियां भी चलती है, ट्रकें भी चलती हैं, बसें भी चलती हैं, उनकी खुदाई की जाती है जमीन के अंदर, पानी के नीचे। ऐसे ही तो बनाते हैं। देखो पानी है ना, पानी के नीचे तो जमीन ही है ना। पानी के नीचे क्या है? जमीन, पृथ्वी है। तो उस पृथ्वी में खुदाई की जाती है मशीनों से, नींव, उसमें लोहे के बड़े बड़े पिलर्स लगाए जाते हैं। आप कभी गोमती नगर जाइए, वहाँ 3-3 ब्रिजेस है, एक भी नहीं है, 3 है, 3 ब्रिज बने हैं, और भारी भारी वाहन आराम से चल रहे हैं। अगर वो कच्ची होती तो सभी गिर जाए नदी में। और क्या, वो पूरा बांध के ब्रिज कहते हैं, उसको बांध नहीं कहते हैं, उसको ब्रिज, पुलिया कहते हो। तुम लोग हिंदी में पुल कहते हो ना, कि गोमती नगर का पुल है ये, नीला पुल है ना, बैराज या बैराज कहते हो या पुल कहते हो। तो बेटा उसको बहुत मजबूती से लोहे की सरियाएं डाल के पहले पिलर्स बनाए जाते हैं, सीमेंट डाला जाता है, उसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन। बहुत मेहनत का काम है और बहुत ही सावधानी का काम, और जमीन के बहुत नीचे तक खुदाई करनी पड़ती है, नहीं तो वो गल जाएगी ना मिट्टी। जब वो गीला है उसका नीचे का बेस, अगर हम नीचे तक खुदाई नहीं करेंगे तो बांध कैसे बनेगा? बांध तो तभी बनेगा ना जब हम बिल्कुल नीचे तक उसकी पुल, तभी बनेगा। अब आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब जैसे कि हम लोग जल को ही पढ़ा रहे हैं, तो अब हमारा अगला जो है ऊर्जा का स्रोत है, वो है ज्वार भाटा। ये भी किस में आता है? समुद्र की लहरों। किस दिन में कितनी बार? सबसे ऊंची लहर दिन में 2 बार उठती है, सुबह और शाम, है ना, रात को। और जब ये लहर बहुत बहुत ऊंची उठती है तो उसमें बहुत शक्ति होती है ना। वो हम आदमी को तो क्या, बहुतों को घसीट के साथ में ले जा सकते हैं। तब हम लोगों ने सोचा कि जैसे टरबाइन, जो टरबाइन जब इसमें चला था ना, किसमें चला था? जल संयंत्र में। ऐसे ही अगर हम ये टरबाइन समुद्र के किनारे लगा दें और वो टरबाइन जब वहां तक लहर जोर से आएगी तो पहिया घुमा सकती है, बिजली उत्पन्न की जा सकती है। तब हम लोगों ने इसका उपयोग इसमें किया। इसमें पानी को कुछ गिराना नहीं पड़ता, ये अपने आप लहर उठती है। तो ये आपके साथ लेकर नहीं जाएगा? नहीं, वो सीमेंटेड होता है ना बेटा, वो संयंत्र लगा होता है समुद्र के किनारे, पक्का
पक्का सीमेंट का बना होता है और वो लोहे के ढांचों पर होता है, तो इतना मजबूत होता है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति होती है कि वो उसको चला देता है और विद्युत उत्पन्न हो जाए। और हमारा देश का नक्शा किसको याद है? हाँ, याद है? आप लोगों को मालूम है हमारे भारत में बहुत समुद्र हैं, बहुत सारे पानी के स्रोत। हमारा देश का नक्शा ऐसे है और ये क्या है? समुद्री तट और उसके बाद लैंड है पूरा, ये गुजरात है और फिर ऐसे हम लोगों का भारत है, यहाँ पश्चिम बंगाल है। हमारा 3 हिस्सा जो भारत का नक्शा है वहाँ पानी है, समुद्र का तट है, ये अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और ये हिंद महासागर। ये अरब सागर बॉम्बे में महाराष्ट्र के पास में है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे कलकत्ता है ना पश्चिम बंगाल, और यहाँ हिंद महासागर। ये 3 समुद्र हैं। तो क्या बताइए, हम हमारे तटों पर ज्वार भाटा तो होता ही होगा, जब समुद्र है तो ज्वार भाटा भी जरूर होता ही होगा। तो हम लोग इतनी जगहों पर ज्वार भाटा से बिजली बना सकते। समझ गए? अब तो समझ में आया ना। अगर हमारे समुद्र ना होता तो हम लोग नहीं कर सकते थे। अगर हमारे देश में केवल जैसे यूपी है हमारा, उत्तर प्रदेश, यहाँ है कोई समुद्र? बताइए, है? सच में नदी है, समुद्र का ये मतलब होता है कि जो किनारे जिस पर बना होता है। हमारा लखनऊ तो यहाँ है ना, बीच में है ना, हम लोग नक्शे के बीच में ही तो आते हैं हम लोग। तो लखनऊ के चारों तरफ तो लैंड है, मतलब पृथ्वी है, जमीन है, भूमि है। यहाँ पे ऐसे कोई समुद्र नहीं टकराता हमसे, लेकिन यहाँ पे मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोची, रामेश्वरम, जो बड़े बड़े शहर हैं, इन सब पे समुद्र की लहरें टकराती हैं। वो किनारा कहलाता है समुद्र का, वहीं पर केवल ये बिजली उत्पन्न की जाए। और समझ में आया कि हम लोग कैसे लहरों से बिजली उत्पन्न करते। अब ये कभी भी भूलोगे नहीं कि ज्वार भाटा से, आप लोग सोचते होंगे ज्वार भाटा कैसे कर सकता है, ज्वार भाटा कैसे हमारी बिजली को उत्पन्न कर सकता है। अब आए समझ में कि ज्वार भाटा हमारी बिजली को उत्पन्न कैसे। अब उसके बाद हम अब किस पे आएंगे हम लोग? 5वां स्रोत बताइए। बायोमास। बायोमास जिसको कि हम लोग जैव मास भी कहते हैं, मतलब हमारी जो जीवित चीजें हैं उनके मर जाने पे जो सड़ता गलता है कूड़ा, उसको कहते हैं बायोमास। ये हमारी जीवित चीजें हैं। बायो क्या होता है? जीवित, सजीव। उसमें क्या आता है? इसको बंद कर दो। सबसे ज्यादा गोबर, कूड़ा करकट, और जो कृषि उत्पाद जैसे चारा, जो ये सड़े गले पत्ते, जो सब्जियों के छिलके, ये सब हमारे बायोमास में आते हैं। लेकिन इसमें पॉलीथीन नहीं आता है, प्लास्टिक की पन्नियां नहीं आती हैं, वो तो खराब कर देंगे इसको, वो बायोमास नहीं है, वो निर्जीव चीज है? हाँ, पत्ते ये सब आते हैं। तो इसका एक संयंत्र लगाया जाता है, इसका नाम है गोबर गैस प्लांट। इस गोबर गैस प्लांट में आपको अपने बुक में सबको चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक टैंक लगाया जाता है, यहाँ पर एक टैंक लगाया जाता है जिसको यहाँ से उसकी एंट्री होती है, मतलब यहाँ से वो गोबर डाला जाता है। इसको क्या कहा गया है? प्रवेश। प्रवेश टैंक कहा गया है, आपने बुक में देखो लिखा गया है प्रवेश टैंक। यहाँ से गोबर को डाला जाता है
उसके बाद यहाँ पर ये एक मिक्सिंग टैंक होता है। क्या होता है? मिक्सिंग टैंक। मिक्सिंग टैंक को हिंदी में क्या कहेंगे? नहीं, गैस बॉयलर नहीं, मतलब मिलाने की टंकी, गोबर को मिलाने की या डालने की टंकी। अब यहाँ पे मिक्सिंग टैंक में गोबर के साथ में थोड़ा सा पानी भी डाला जाता है और इसको सड़ाने के लिए छोड़ देते हैं 15 दिन 20 दिन। जब ये सड़ता है गोबर, तब इसमें से एक गैस, जो कि हमारी कुछ कुछ घरेलू ईंधन जैसी होती है, एलपीजी के जैसी, और वो फिर यहाँ से एक पाइपलाइन से निकाली जाती है। इस तरह से पाइपलाइन होती है और वो इसमें से गैस निकलती है। और यहाँ से एक और होता है निकास टैंक। क्या होता है? इसमें जो गोबर गैस बना चुका, जो बेकार हो गया, उसको भी तो बाहर निकालना है, तभी तो नया गोबर पे डालेंगे। अगर पुराना बाहर नहीं निकलेगा और केवल नया जाता रहेगा तो वो फट ही जाएगा ना, इतनी जगह ही कहाँ होगी उसके अंदर। तो हम लोग इसका एक समय निश्चित कर लेते हैं, तो जो गोबर निकास टैंक तक आ जाता है वो खराब वाला गोबर, जिससे कि गैस बन चुकी है लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से खराब, क्या काम आता है? खाद। ये खाद बन जाएगा और यहाँ से हम लोग अपने खेतों को डाल देंगे। निकास टैंक से हमारा गोबर जो बेकार हो चुका था वो निकला, यहाँ से गैस निकली, और इस गैस का उपयोग कहाँ पे हुआ? खाना बनाने में और सड़कों में लैंप, स्ट्रीट लैंप जलाने में। सफेद खाद वो तो रासायनिक है, उर्वरक, वो तो आर्टिफिशियल खाद है। ये नेचुरल है। जो गोबर की खाद होती है ये प्राकृतिक खाद है, वो कृत्रिम खाद है। उर्वरक जिसको कहते हैं वो यूरिया और अमोनिया और फॉस्फेट एंड सल्फेट को मिलाकर बनती है। वो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये वाली जो खाद कहलाती है ये प्राकृतिक खाद कहलाती है और इस तरह से बनता है। क्या इसका चित्र बुक में है? सब लोग देखो, ये प्रवेश, ये निकास, ये मिक्सिंग प्लांट और यहाँ से गैस निकल रही है। समझ लो, बहुत आसान है ये। बस एक सीमेंट की टंकी बनाई जाती है, 2 जगह उसको डालने का और निकालने का बना, और ये बहुत कम खर्चे में गांव में बन जाता है और फ्री में गैस आपको मिल जाती है। जब किसी ने अपने घर में गाय भैंस पाल रखी है तो उसके लिए तो बिल्कुल फ्री है, वो तो रोज गोबर डाल सकता है उसमें, है ना, और रोज उसके घर में जो खाना बनाने के उसको कंडे नहीं बनाने पड़ेंगे और आराम से गैस इस्तेमाल कर सकता है। इसका चित्र आप लोग कल बना के लाओगे। आज कोई बना के नहीं लाया है, कल इसका चित्र बना के लाओगे कॉपी के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद अभी एक और ऊर्जा बचती है। ये ऊर्जा का जो वैकल्पिक स्रोत है बहुत ही सुविधाजनक और प्रदूषण रहित, कोई प्रदूषण नहीं होता, उल्टा हमारे प्रदूषण को बचाता है कि गोबर को इस्तेमाल करने में मदद करता है। 2 बात, एक खाद बनी और एक गैस बनी और हमें गंदगी भी नहीं करनी पड़ी। जैसे गाय कितना गंदगी कर देती है, फटाफट बस उसको इकट्ठा करो और टैंक में। अगर किसी के शहर में गाय भैंस पाल रखी है तो वो भी बनवा सकते हैं, आराम से गैस बन सकती है। डायरेक्ट अपने किचन में जुड़ जाएगा, जैसे नल से अपन पानी लेते हैं ऐसे इससे जोड़ेंगे ना, जो ये गैस पाइप है सीधा अपने जो आप लोग घर में चूल्हा है गैस का उससे जोड़ दीजिए, गैस जलने लगेगी, बल्ब भी जलने लगेंगे, बत्ती भी जलने लगेगी। हाँ, बल्ब भी जलने लगेगा, इसमें इतनी शक्ति है। और गांव में मैंने खुद देखा है कि ऐसा होता है, हम देख चुके हैं कि ऐसा होता है। ये बाराबंकी में मैंने देखा था, एक गांव में मैं गई थी, वहां पे ऐसा था। हाँ, अच्छा, इसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, अब पहले तो मुझे अर्थ बताइए नाभिक। नाभिक क्या होता है हिंदी में, इसका अर्थ बताइए। नाभिक किसी को नहीं मालूम? नाभिक ये जिसने भी रसायन विज्ञान पढ़ा है, जिसने भी अभी तक रसायन विज्ञान पढ़ा है, उसने कभी तो परमाणु की संरचना जरूर पढ़ी होगी। पढ़ी है?
सब भूल गए ना? परमाणु कैसे बने होते हैं, उनकी संरचना। भूल गए? परमाणु संरचना पड़ी है ना नाभिकों की, परमाणु की। तो ये जो बीच का जगह है ये होता है नाभिक, और वैसे इसको केंद्रक भी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? या न्यूक्लियस, केंद्रक, नाभिक। समझ में आया? और ये क्या है? परमाणु। क्या है ये? और ये क्या है? इसका नाभिक। इस नाभिक में कौन रहता है? नाभिक में परमाणु नहीं रहता। ये परमाणु की संरचना है। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पढ़ाया है ना मैंने? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन का घर है वो ये वाले हैं, ये जो चक्कर मारते हैं, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन है। जो बीच में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन रहता है? न्यूट्रॉन। और ये इसको P से और इसको हम लोग N से लिखते हैं। और ये जो जगह है परमाणु की सबसे भारी जगह होती है। ये बाकी इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, समझ रहे हो? ये बीच की जगह क्योंकि मैंने गाढ़ा कर दिया है, केंद्रक जो है, नाभिक है, वो बहुत भारी होता है। तो उस वैज्ञानिकों ने आपने परमाणु बम नहीं सुना? एटम बम। एटम बम का नाम नहीं सुना? सुना है? कौन से शहर पे गिराया गया था? कौन से देश में गिराया गया था जो सबसे पहला एटम बम? जापान। हिरोशिमा का नाम नहीं सुना? हिरोशिमा नागासाकी पे दुनिया का पहला बम से आक्रमण जापान में हुआ था। जापान के हिरोशिमा नगर में और नागासाकी, 2 शहर। वहां पे जब बम गिराया गया था, हजारों लोग एक ही बार, एक ही मिनट में मर गए। हजारों, एक नहीं, हजारों, पूरा शहर नष्ट। तो वो कैसे बना होगा? उसको गिराने से क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा पहले बताओ? लोग कैसे मरे होंगे? चारों तरफ आग ही आग। बम का मतलब क्या होता है? आग। जब दिवाली के जो बम छुड़ाते हो, धुआं, आग, रोशनी, यही तो निकलता है। तो आवाज, सबसे पहले तो बहुत भयंकर आवाज हुई होगी, है ना? उसके बाद आग निकली होगी, उसके बाद धुआं, चिंगारियां। तो अगर पूरा शहर जलने लगे तो क्या इंसान बचेगा? तो जब एक एटम बम गिराया गया तो पूरा देश हिल गया। जापान, हिरोशिमा खत्म हो गया था, नागासाकी खत्म हो गया था बिल्कुल। तो सोचिए उसमें कितनी शक्ति है, कितनी उसमें ऊर्जा होगी। तो हम लोगों ने क्या सोचा, क्या जरूरी है इसको विनाशी करें, हम लोग लोगों को मारे इससे कुछ और भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिजली उत्पन्न। तुमको आज यही तो पढ़ा रही हूं मैं। इतना तो बता ही सकते हो कि हम लोग अगर फायदे की बात सोच रहे हैं तो हमने दिमाग लगाया कि इससे लोगों को नहीं मारेंगे, हम लोग बम नहीं गिराएंगे, हम लोग किसी देश का विनाश नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? बिजली उत्पन्न करेंगे। उसका प्रोसीजर ये होता है कि भारी वाले, बहुत भारी वाले परमाणु, जैसे हाइड्रोजन बहुत हल्का है लेकिन यूरेनियम, कौन सा? जो यूरेनियम है ये बहुत ही भारी परमाणु है, ये तत्व है, ये बहुत भारी है। इसका नंबर 108 या 107 ऐसे कुछ होता है। और इतने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं। हाँ, बहुत ये भारी है। इसकी नाभिक, अब कोई भारी बॉल अगर हल्की बॉल से टकराएगी तो हल्की बॉल टूट भी तो सकती है, और जब टूटती है तो बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इन दोनों को, भारी को हल्के से, इसमें देखिए किताब में हल्के वाले का भी नाम लिखा है, बेरियम। यूरेनियम भारी है और बेरियम हल्का है। जब दोनों की नाभिकों को टकराया तो बहुत ऊर्जा उत्पन्न हुई, लेकिन अगर बम फूट गया तो फिर हम लोग जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो भी तो मर जाएंगे,
सोचो, है तो क्रिया वही ना जो एटम बम में थी। वहां भी तो नाभिकों के टकराने से हुआ था, यहाँ भी तो नाभिकों के टकराने से। तो जो लोग बिजली उत्पन्न करेंगे वही मर जाएंगे। तो क्या करें, कुछ तो सोचें कैसे इसको धीरे से हम लोग नियंत्रित करके इनको टकराते हैं, जिससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगी तुरंत वो बिजली बन जाए, इसका पावर कम किया जाए। आप लोग कभी कभी पावर कम करते हो, जैसे पंखा 5 पे चलता है, हम लोग रेगुलेटर घुमा देते हैं, 0 कर देते हैं, 1 कर देते हैं। ऐसे इसमें कुछ डिवाइस होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनसे हम दोनों के टकराने की गति को कम कर सकते हैं, अपनी चाल को कम कर सकते हैं। और जब वो कम गति से टकराएंगे तो कम ऊर्जा उत्पन्न होगी और बिजली उत्पन्न हो जाएगी। नहीं तो आप लोग तो यही सोचोगे ना, जब 2 टकराएंगे तो बम ही फटेगा, तो फिर कैसे ऊर्जा बनी? ऊर्जा बन सकती है, इसके लिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है। और इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि कैसे संयंत्र इतना डिफिकल्ट होता है। ये बहुत ही मुश्किल और बहुत ही महंगा, बहुत सस्ता नहीं है। जल विद्युत संयंत्र तो फिर भी जल अपने को प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, लेकिन ये सस्ता नहीं। और इसको फैक्ट्री को बनाने में करोड़ों रुपयों का खर्चा आता है और करोड़ों रुपए के यंत्र लगते हैं, वैज्ञानिकों को काम करना पड़ता है और हमेशा खतरा भी रहता है कि यूरेनियम अगर खुला छूट गया और आपस में टकरा गए तो वो फैक्ट्री जल जाएगी या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको बहुत ही सावधानी से बनाया जाता है। इसके अंदर आप लोगों ने ये चित्र जो देखा है, इसमें कंक्रीट है, उसके बाद ग्रेफाइट का बॉक्स बना है, इसमें बेरियम की और यूरेनियम की छड़ें लगी हैं, फिर जो वो गर्म गैस निकलती है इनके, वो आगे यहाँ भी है टरबाइन ही, यहाँ पर है टरबाइन, क्योंकि जहाँ भी बिजली उत्पन्न होती है वहाँ टरबाइन का चक्कर जरूर होता है, वो घूमता है तभी बिजली उत्पन्न होती है। समझ गए? आए समझ? अब हमारा केवल एक ही चीज रह जाती है कि हमने ऊर्जा पढ़ ली, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी पढ़ लिए, हम लोगों ने ये भी जान लिया कि ऊर्जा की मांग बढ़ती चली जा रही है, ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा हमें चाहिए, हर घर को चाहिए, है ना। इसकी कारण जनसंख्या था। कल मैं आप लोगों को ये बताऊंगी ऊर्जा को बचाने के उपाय हम कैसे करें। ऊर्जा संकट आ जाएगा ना, बिजली की कटौती हो जाएगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, सब पूरे दुनिया में हाहाकार मच जाएगी। तो इस ऊर्जा के संकट को हम लोग आपस में बैठकर कैसे हल करें, कौन कौन से उपाय। और कल हम ऊर्जा का एक गेम भी खेलेंगे, एक खेल खेलेंगे, सब लोग लेसन को याद करके आना। मैं किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछूंगी, क्विज करूंगी, मैं पहेली, खेल पहेली कराऊंगी इसकी, अंडरस्टैंड। और हो सकता पहेली में नंबर भी दे